दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 782 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोपीय देशों को खरी खरी सुनाई। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक कहा कि अब समय आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और उसी के हिसाब से व्यवहार करे, क्योंकि अब हम अपनी शर्तों पर अन्य देशों से रिश्ते बनाएंगे। उन्होंने अपनी बात को इन शब्दों के साथ और स्पष्ट किया कि वह जमाना लद गया कि दुनिया हमारे बारे में राय गढ़े और फिर हम उसकी इच्छा के अनुरूप फैसले लें। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह खरी बात यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मुख कही। इसी मंच पर वह यह भी कह चुके हैं कि कैसे जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था खतरे में थी तो यूरोपीय देश भारत को व्यापार बढ़ाने की सलाह दे रहे थे। वह बेलगाम चीन के अतिक्रमणकारी रवैये का जिक्र कर रहे थे और यूरोपीय देशों को यह याद दिला रहे थे कि उन्होंने किस तरह उनके खिलाफ मुंह खोलने की जहमत तक नहीं उठाई। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसे लेकर भी उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों को आईना दिखाया। यह भी याद रहे कि वाशिंगटन यात्रा के दौरान जब विदेश मंत्री से ऐसे सवाल किए गए कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है तो उन्होंने किस तरह अपने इस जवाब से सबकी बोलती बंद कर दी थी कि हम रूस से जितना तेल एक माह में खरीदते हैं उतना यूरोपीय देश एक दिन में खरीद लेते हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि जो यूरोपीय देश यूक्रेन पर हमलों के बीच रूस से तेल और गैस खरीदने में लगे हुए हैं, वे भारत से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह ऐसा न करे। आखिर इसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे के अलावा और क्या कहा जा सकता है। शायद भारतीय कूटनीति के ऐसे तेवरों को देखते हुए ही अमेरिका ने यह माना कि भारत को रूस से संबंध तोड़ने के लिए विवश नहीं किया
जा सकता। इसके बाद दिल्ली आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी भारत और रूस के संबंधों को लेकर कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। भारत को अपने ये तीखे तेवर बरकरार रखने होंगे, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की वह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं है जिसके तहत वे अन्य देशों को नसीहत देना अपना फर्ज समझते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका किस तरह मानवाधिकारों को लेकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जयशंकर यह कहकर अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि मानवाधिकारों के मामले में भारत की भी अमेरिका पर नजर है, लेकिन इस मोर्चे पर आगे भी सख्ती दिखाने की जरूरत पड़ेगी। वास्तव में तभी अमेरिका और यूरोप अपने रवैये बदलेंगे। चेंज। बिहार की नदियों की गाद एवं गाद प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को अध्ययन एवं आकलन का निर्देश दिया है। छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। इसे बाढ़ नियंत्रण की दिशा में ठोस पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। हर साल बाढ़ राहत और बचाव कार्य पर सरकार को काफी धन खर्च करना पड़ता है, जिससे विकास के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। बिहार की कई नदियों का उद्गम स्थल नेपाल है। बरसात में यह नदियां काफी मात्रा में गाद लेकर आती हैं और प्रदेश के समतल इलाके में छोड़ देती हैं। इस कारण नदियों में जगह जगह 15-20 फुट तक के टीले बन जाते हैं, जिससे पानी का प्रवाह बाधित होता है। नतीजतन नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं। नए नए क्षेत्रों में बाढ़ से परेशानी हो रही है। यह भी ध्यान देने की बात है कि विशेषज्ञ गाद को नदी का अविभाज्य अंग मानते हैं। उनका मानना है कि गाद के बिना नदियां मर जाएंगी और जैव विविधता नहीं होगी। गाद और रेत से बने टीलों पर कई तरह के पक्षी और जलीय जीव रहते हैं। मछलियां जब धारा के विपरीत चलती हैं तो जरूरत पड़ने पर इन टीलों के पीछे आकर रुकती हैं और यहाँ जमा सड़े जैविक पदार्थों को खाती हैं। रेत पानी को सोखकर सुरक्षित रखता है। कंकड़ पानी के प्रवाह में हलचल पैदा कर उसमें ऑक्सीजन घोलते हैं और मछलियों के अंडे देने के लिए उपयुक्त जगह बनाते हैं। गाद जब बाढ़ के पानी के साथ आसपास के इलाके में फैलती है तो उसमें निहित उर्वरक तत्व जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। गाद समस्या तब बन जाती है जब यह बह या फैल नहीं पाती और नदी के पेट में
जमा होने लगती है। गाद निकालने को लेकर अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा किनारों का कटाव और पानी के स्तर में गिरावट जैसे विपरीत परिणाम संभव हैं। ऐसे में गाद निकालने का काम वैज्ञानिक जांच के बाद ही होना चाहिए। दुनिया भर में नदियों को जीवंत रखने के लिए ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग की निरंतर व्यवस्था की जाती है। इसे बिहार में भी अपनाना होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।